हेलो स्टूडेंट्स। अब जो चैप्टर आपकी क्लास में चल रहा है चैप्टर 14 रेस्पिरेशन प्लांट्स, उसी चैप्टर में हम आगे बढ़ते हुए आपको अगले टॉपिक की ओर ले चलते हैं। वो टॉपिक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसे केमी ऑस्मोटिक थ्योरी भी कहते हैं और कपलिंग थ्योरी भी कहते हैं। कल हमने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बताया। अब आज उससे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी और कपलिंग थ्योरी। हिंदी में इसे कहते हैं ऑक्सीकरण फॉस्फोरिलीकरण या रसोपरासरणी परिकल्पना सिद्धांत कहा जाता है या कपलिंग थ्योरी कहा जाता है। इसके बारे में आपको पहले भी मैंने प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जब बताया था या प्रकाश संश्लेषण बताया था, उसी में मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट के संदर्भ में वहाँ पर केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को डिस्कस किया था। वहाँ पर क्या था बेटा, वहाँ पे आपने ये देखा होगा उस समय क्या हुआ था। उस समय वहाँ पे आपने जो देखा था कि जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के कारण प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होता है। लेकिन यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म करती है। वहाँ पे आपने देखा था कि जो जो हाइड्रोजन आइंस होते हैं वो कहाँ इकट्ठे होते हैं, थाइलेकोइड के ल्यूमेन में। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कहाँ इकट्ठे होते हैं बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन इकट्ठे होते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। तो वहाँ पे हमने ये केमी ऑस्मेटिक हाइपोथेसिस वहाँ पे भी बताई थी, लेकिन वो क्लोरोप्लास्ट के संदर्भ में बताई थी। लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में अगर उसको हम बताते हैं, ये एक ऐसी हाइपोथेसिस है जिसके द्वारा हम एटीपी सिंथेसिस की स्टडी करते हैं। जैसा कि कल आपको बताया गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन एक 5वां कॉम्प्लेक्स भी होता है जिसे एटीपी सिंथेज कहते हैं, जिसका ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। इस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ये 5वां कॉम्प्लेक्स एटीपी सिंथेज पाया जाता है। ये एटीपी सिंथेसिस का F0 पार्ट है, ये F1 पार्ट है। F0 पार्ट ये है और F1 पार्ट ये है। तो एटीपी और आईपी की सहायता से, एडीपी और आईपी की सहायता से यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये आउटर साइड है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। मतलब आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच की जगह है। अब आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ रही होगी। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देख लें, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होती है जिसे कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यहाँ पर एच आइंस आते हैं। एच आइंस कहाँ से आते हैं, यहाँ पर एच आइंस जो आते हैं वो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से यहाँ पे एच आइंस आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से यहाँ पे एच आइंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के डिफरेंट कैरियर्स के द्वारा होते हुए, कॉम्प्लेक्स 1 के द्वारा होते हुए, कॉम्प्लेक्स 3 के द्वारा होते हुए, कॉम्प्लेक्स 4 के द्वारा होते हुए कहाँ आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से बाहर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आते हैं। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह है वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर जब एच आइंस बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, तब क्या होता है, वहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है, प्रोटॉन प्रवणता बन जाती है। जब प्रोटॉन प्रवणता यहाँ पर जब प्रोटॉन प्रवणता बन जाती है, ये प्रोटॉन प्रवणता जब यहाँ बन जाती है तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जनरेट हो जाता है, विद्युत विभव भी पैदा हो जाता है। विद्युत विभव, प्रोटॉन ग्रेडियंट, विद्युत विभव, इन दोनों को मिला के कहा जाता है बेटा प्रोटॉन मोटिव फोर्स भी कहते हैं, पीएमएफ भी कहते हैं। ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन आइंस को रुकने नहीं देता। कहाँ पर, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हाइड्रोजन आइंस को रुकने नहीं देता, जिससे हाइड्रोजन आइंस यहाँ से निकल के, हाइड्रोजन आइंस कहाँ जाते हैं, यहाँ से निकल के जो अभी आपको 5वें नंबर का जो कॉम्प्लेक्स बताया, ये देखो ये स्ट्रक्चर है, 5वें नंबर का कॉम्प्लेक्स एटीपी सिंथेसिस बताया है, वहाँ पर उसके थ्रू निकल के अंदर मैट्रिक्स में जाते हैं। तो बेटा यहाँ पे आप देख लें F0, पहले हाइड्रोजन F0 से F0 पे आते हैं, F0 से फिर F1 पे आते हैं, तब यहाँ पे एडीपी और आईपी की सतह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। किसके द्वारा हो रहा है ये फॉर्मेशन, 5वें कॉम्प्लेक्स एटीपी सिंथेज के द्वारा, जो एक एंजाइम है इसके द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। इसे क्या केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसा कि पहले ही बताया गया था, पीटर मिशेल नाम के साइंटिस्ट के द्वारा ये हाइपोथेसिस दी गई थी। और इस तरह से ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी या कपलिंग थ्योरी जो आपको बताई जा रही है, इसमें भी एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन जो बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की और किसके द्वारा हो रहा है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के द्वारा प्रोटॉन ग्रेडियंट जो फॉर्म होगा उसके कारण यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, जो एंजाइम एटीपी सिंथेज इस प्रक्रिया में भाग लेगा उसके द्वारा। तो इस तरह से ये आपको बता दिया गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के बारे में। अब अगले टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। कल हमने आपको, इसके बाद अगला टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में ही अगला टॉपिक, ये तो हमने आपको बता दिया, एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया। उसके बाद अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको बताया गया था कल
कि जो पहले भी पढ़ा दिया गया है, जो ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, आपको बताया था कि ग्लाइकोलिसिस में एक स्टेप ऐसा होता है जहाँ पर 1,3 डाइफास्फोग्लिसरल्डिहाइड से 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड जब बनता है तब वहाँ पे NAD H2 में टूटता है, या NAD/2H में रिड्यूस होता है, क्योंकि वहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स NAD के NAD/2H में टूटते हैं। इसलिए वो जो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल NADH या 2NADH2 जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म से स्पेशल टाइप के कैरियर्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक पहुंचाए जाते हैं, और जो स्पेशल सिस्टम उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं उन्हें शटल कहते हैं। ये शटल दो प्रकार के होते हैं, शटल सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं शटल सिस्टम बेटा? दो प्रकार के होते हैं। पहला शटल सिस्टम है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, और दूसरा है शटल सिस्टम है मैलेट एस्पार्टेट शटल। तो सबसे पहले ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के बारे में आपको बताया जाएगा। ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल किस में होता है? प्लांट्स में भी होता है, ब्रेन में होता है, मसल्स में होता है। तो इस शटल की इफ़िशियंसी या कार्यक्षमता बहुत कम होती है। इस शटल की इफ़िशियंसी कम होती है। इस शटल के द्वारा साइटोसोल में प्रेजेंट NAD2H वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में वो NADH2H यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस के होते हैं वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट बनने के बाद किसका फॉर्मेशन करते हैं? ATP का फॉर्मेशन करते हैं। मेन बात ये है जो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये देखें, NAD2H जो कहाँ पे होते हैं? ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। जब ये साइटोप्लाज्म में होते हैं तो इनको यहाँ पे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या करता है? ग्लिसरॉल फॉस्फेट में बदलता है, और NAD2H यहाँ पे NAD+ में ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस तरह से ग्लिसरॉल फॉस्फेट और NAD+ यहाँ से निकल के माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन से होते हुए माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पहुँचते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जब ये पहुँचते हैं तब यहाँ पे ग्लिसरॉल फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा FAD से FADH2 का फॉर्मेशन होता है। अब उसी समय जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट है वो यहाँ पर DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदल जाता है, जो वहाँ से निकल कर फिर कहाँ आ जाता है? साइटोप्लाज्म में आ जाता है। साइटोप्लाज्म में फिर दोबारा फिर इसी तरह से चलता है। इस तरह से जो NAD2H यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में आया, NAD+ में ऑक्सीडाइज होके ग्लिसरॉल फॉस्फेट के द्वारा ग्लिसरॉल फॉस्फेट से जुड़ते हुए, तो उस समय FADH2 बदल जाए। ये दो FADH2 कॉम्प्लेक्स सेकंड का पार्ट बन जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेकंड का पार्ट बनने के बाद ATP का फॉर्मेशन करते हैं। एक FADH से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ पर 2 FADH2 होते हैं, इसलिए उनसे कितने ATP बनते हैं बेटा? 4 ATP बनते हैं। इस तरह से ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है, उस ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में एक ग्लूकोज के बर्न होने पर 36 ATP फॉर्म होते हैं। कब? जब ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक FADH2 में टूट रहा है, इसलिए एक FADH कितने ATP बनाता है? 2 ATP बनाता है। 2 FADH2 में तो कितने ATP बनाएंगे? 4 ATP बनाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। जो आपको यहाँ पे बता दिया हमने। आपको एक बात और यहाँ पे याद रखनी है, आपको प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स में कोई भी शटल तंत्र नहीं होता है। प्रोकैरियोट में हमेशा एक ग्लूकोज के बर्न होने पर 38 ATP बनते हैं। केवल ये जो अभी आपको बताए गए शटल सिस्टम वो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। एक और बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल होता है वो प्लांट्स में भी पाया जाता है, सभी प्लांट्स में मिलता है मोस्टली। आगे बढ़ते हैं, मैलेट एस्पार्टेट शटल। मैलेट एस्पार्टेट शटल ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल की तुलना में ज़्यादा एफिशिएंट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, साइटोसोल में प्रेजेंट NAD2H जो होते हैं वो NAD+ में ऑक्सीडाइज होते हैं। यहाँ पर ऑक्जेलो एसीटेट मैलेट का फॉर्मेशन करता है, और साइटोसोल में ही मैलेट जब फॉर्म हो जाता है तो मैलेट माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन से होते हुए इनर मेम्ब्रेन से होते हुए मैट्रिक्स में आता है। मैट्रिक्स में आने के बाद मैलेट क्या करता है, यहाँ पे किस में टूट जाता है? ऑक्जेलो एसीटेट में टूट जाता है, और यहीं पर NAD किस में टूट जाता है? NAD/2H में टूट जाता है, जो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यहाँ से भाग बन जाता है, जो कॉम्प्लेक्स 1 से जुड़ जाता है। उसके बाद आगे ATP का फॉर्मेशन इस NAD2H से होता है, जो कि कल आपको बताया गया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। यहाँ पर बेटा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वर्क करता है जब ये प्रक्रिया होती है। तो ऑक्जेलो एसीटेट फिर यहाँ से निकल के कहाँ आता है? एस्पार्टेट का फॉर्मेशन करता है मैट्रिक्स में। एस्पार्टेट से अमीनो एसिड है, जो एस्पार्टेट आगे जाके
साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म में एस्पार्टेट से आगे क्या बनता है, ऑक्जेलो एसीटेट बनता है। ऑक्जेलो एसीटेट फिर मैलिक एसिड में चेंज होता है। इस तरह से साइकिल चलती रहती है। ये आपको बता दिया गया मैलेट एस्पार्टेट शटल। इस तरह से ये दोनों शटल आपको बता दिए गए, शटल सिस्टम बता दिया गया जो कि यूकैरियोट्स में होता है। मैलेट एस्पार्टेट शटल कहाँ पाया जाता है, हार्ट लिवर किडनी के सेल्स में पाया जाता है मैलेट एस्पार्टेट शटल। अब आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। हाँ, तो अब अगले टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है श्वसनीय संतुलन चार्ट या रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के बारे में आपको ये बातें याद रखनी है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के जो स्टेप होते हैं वो कौन से होते हैं। पहला ईएमपी पाथवे होता है, दूसरा लिंक रिएक्शन, तीसरा क्रेब्स साइकिल। तो ईएमपी पाथवे में सबसे पहले ये टेबल के द्वारा हम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट या एक ग्लूकोज के बर्न होने पर कितने एटीपी बनते हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। तो ईएमपी पाथवे में नंबर ऑफ टर्न का मतलब है कितने चक्कर लगाए जाते हैं, कितने चक्कर में पूरा होता है। ईएमपी पाथवे एक चक्कर में पूरा होता है। और नंबर ऑफ यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस होती है थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के द्वारा कितने एटीपी बनते हैं। अब जानते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है बेटा। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है जब कोई केमिकल सबस्ट्रेट, हाई एनर्जी केमिकल सबस्ट्रेट लोअर एनर्जी प्रोडक्ट में बदलता है, उस समय फॉस्फेट ग्रुप एडीपी से जुड़ के एटीपी का फॉर्मेशन करता है बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट किए हुए। एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एटीपी सिंथेसिस थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा जैसा कि आपको बताया पहले ही, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में जब एक NADH, दो NADH बनते हैं, दो NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट बनते हैं, इसलिए 6 ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। एक NADH से 3 ATP बनते हैं, ये आप देख रहे होंगे। ATP कंज्यूम्ड ग्लाइकोलिसिस में कितने होते हैं, 2 होते हैं। इस तरह से नेट गेन कितने का गेन होता है, 8 और 6 का होता है EMP पाथवे में। लिंक रिएक्शन में कितने ATP होते हैं। लिंक रिएक्शन में नंबर ऑफ टर्न 2 बार चलती है। ATP सिंथेसिस थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के द्वारा कुछ 0 होती है। ATP सिंथेसिस थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा 6 होती है। यहाँ पर ATP कंज्यूम्ड होते हैं 0, नेट गेन होता है 6 का। क्रेब्स साइकिल में इसी तरह से 2 बार चलती है क्रेब्स साइकिल। और ATP सिंथेसिस थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के द्वारा 2 होती है, फिर यहाँ पर भी 2 होती है, यहाँ 0 होती है, यहाँ 22 होती है, यहाँ 0 होती है, 24 होती है। थैंक यू।